हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स, जो कि जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। पहले पैराग्राफ में तो केवल एक इंट्रोडक्शन है सिंपल सा। सेकंड पैराग्राफ में आते हैं हम। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से हाईलाइट कर रखी है। यहाँ पे हमें पॉलीमर की डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास. These are also referred to as macromolecules, which are formed by joining of repeating structural units on a large scale. The repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules known as monomers and are linked to each other by covalent bonds. This process of formation of polymerization from respective monomers is called polymerization. यानी कि जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं और उनसे रिपीटिंग यूनिट बनती जाती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। और जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं यानी कि जो छोटे छोटे कंपाउंड है उन्हें हम बोलते हैं मोनोमर्स। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और हम पॉलीमर्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमें एग्जांपल्स का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, नाइलॉन 6 के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है हमें इथीन की, ये इथीन से हमारा पॉलीथीन बनाने की, इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो टूटता है और इसकी हम आगे पढ़ेंगे कि ये एडिशन रिएक्शन से होता है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है ये प्रोसेस। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है और क्या बहुत सारे इथीन होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इथीन जुड़ते हैं और एक रिपीटिंग यूनिट बनती जाती है जिससे पॉलीथीन बन जाता है। और जो सेकंड एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइलॉन 6 का। ये हम आगे ही पढ़ेंगे नाइलॉन 6 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइलॉन 6 बनाते हैं। मैं आपको बाद में समझाऊंगा इसका प्रोसेस पूरा। यहाँ पे अब अगला आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हम क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं। तो पहला बेसिस है इसका बेस्ड ऑन सोर्स। इसमें क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर्स है पहला टाइप, और सेकंड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, और थर्ड है सिंथेटिक पॉलीमर्स। जैसे कि हम नाम से पता चल रहा है कि जो नेचुरल पॉलीमर्स है वो यानी कि नेचुरली ऑब्टेन्ड किए होंगे, जो कि इन्हें ऑब्टेन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स से। एग्जाम्पल्स आर प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, सम रेजिन्स एंड रबर। और सेकंड टाइप है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। Cellulose derivatives as cellulose acetate, TRIEN and cellulose nitrate etc. are the usual examples of this subcategory. यानी कि इसमें क्या होता है ना, जैसे कि हम नेचुरली ऑब्टेन्ड जो मटेरियल होता है उसे प्रोसेस करते हैं, यानी कि वो नेचुरली भी ऑब्टेन्ड है और सिंथेटिकली प्रोसेस्ड भी है, इसीलिए इसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोला जाता है। और जो थर्ड कैटेगरी है सिंथेटिक पॉलीमर्स, इसमें क्या होता है, प्योरली सिंथेटिकली बनाया जाता है। जैसे कि अपने अ वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन 6 एंड सिंथेटिक रबर्स, ब्यूना एस आर एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स, जो कि हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और जो ब्यूना एस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका लीनियर पॉलीमर्स। यानी कि लीनियर पॉलीमर्स में क्या होता है, जो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन्स होती है ना, वो बस स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जाता आता है पॉलीमर। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या होता है, हाई डेंसिटी में होते हैं, हाई डेंसिटी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, बस स्ट्रेट चेन। और फिर हमारा सेकंड टाइप आता है ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है, हमारा सेकंड टाइप है ब्रांच चेन पॉलीमर का। दीज पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, कुछ ब्रांचेस होती हैं। एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ पे एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, चेन्स बस कुछ नहीं है, जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं, उनमें चेन्स निकली हुई होती हैं, बस इतना ही है। और जो थर्ड टाइप है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। These are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers and contain strong covalent bond between various linear polymer chains. Example है बेकेलाइट, मेलामाइन एक्सेट्रा। These polymers are depicted as follows. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, जो स्ट्रेट चेन्स बनती है वो इंटरकनेक्टेड होती है, इसीलिए बायफंक्शनल या ट्राइफंक्शनल होते हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। हमारा अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे क्या है, पॉलीमराइजेशन की दो प्रोसेस होती हैं, एक तो एडिशन प्रोसेस, एक तो एडिशन होती है, एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं, एक बनता है अपना कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे फर्दर। पर हमें तो जो एडिशन प्रोसेस से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमर्स, जो कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, एडिशन पॉलीमर में जो मोनोमर्स होते हैं उनमें तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन्हीं की रिपीटिंग यूनिट से बनता है। और इसमें जो दो अलग अलग केस हैं एडिशन पॉलीमर्स में, क्या है, द एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज आर नोन एज होमोपॉलीमर्स। और इसमें एग्जांपल दे रखा है हमें ये पॉलीथीन का।
क्योंकि क्या होता है इसमें होमोपॉलीमर में क्या होता है, जो मोनोमर होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स आर टर्म्ड एज कोपॉलीमर्स। यानी कि इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखा है हमें ब्यूना एस का। इसमें देखिए जैसे कि एक मोनोमर है अपना 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा है स्टाइरीन। यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कि है ना, ये स्टाइरीन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी फरवरी में ये क्वेश्चन आया था जी मेंस के अटेम्प्ट में कि ब्यूना एस में एस किस चीज के लिए स्टैंड करता है, तो उसमें आएगा एस स्टाइरीन के लिए स्टैंड करता है। हमारा अगला है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। The condensation polymers are formed by repeated condensation reaction between two different bifunctional or trifunctional monomeric units. In these polymerization reactions, the elimination of small molecules such as water, alcohol, hydrogen chloride, etc. takes place. The examples are terylene, nylon 6,6, nylon 6, etc. जैसा कि यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल नाइलॉन 6,6 इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सा मिथाइलिन डायमीन विद एडिपिक एसिड। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली प्रोसेस में। जैसे कि एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसमें होता क्या। इसमें क्या कंडेंसेशन रिएक्शन में दो जो मॉलिक्यूल जो जुड़ते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़े हुए। सो यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने आपको ये बना के बताता हूँ मैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन NH2 है, यहाँ पे ये आगे कार्बन चेन जुड़ी हुई है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया इसका, और मैं एक अलग पेन से बनाता हूँ अगला स्ट्रक्चर। और ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये मैं बनाता हूँ COOH का। तो ये OH और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये फर्दर चेन जुड़ी रहेगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाता है। बस ये वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाता है और पूरी चेन बन जाती है। ऐसे ऐसे इस साइड भी होगा, ऐसे इस साइड भी होगा। तो इसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन प्रोसेस। अब अगला हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर applications in different fields depend on their unique mechanical properties like tensile strength, elasticity, toughness, etc. These mechanical properties are governed by intermolecular forces, example van der Waals forces and hydrogen bonds present in the polymer. These forces also bind the polymer chains. Under this category, the polymers are classified into the following four subgroups on the basis of magnitude of intermolecular forces present in them. इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा इलास्टोमर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें कुछ इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टीज होंगी। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, these are rubber like solids with elastic properties. In these elastomeric polymers, the polymer chains are held together by the weakest intermolecular forces. These weak binding forces permit the polymer to be stretched. A few crosslinks are introduced in between the chains, which help the polymer to retract to its original position after the force is released, as in vulcanized rubber. The examples are Buna-S, Buna-N, neoprene, etc. तो यहाँ पे एक टर्म आया वल्कनाइज्ड रबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या है, हमारा जो रबर होता है वो जो उसमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो बहुत ज्यादा वाटर को सोक कर सकता है। बट जो हम डेली यूज में रबर यूज लेते हैं उसमें क्या है, वो इतना उसकी प्रॉपर्टीज आपने देखी हो तो रबर को वो पानी को सोक नहीं करता है, क्योंकि हम उसका यूज नहीं, अगर वो पानी को सोक करेगा तो हमारे यूज में नहीं आ सकता वो। इसीलिए जो रबर होता है उसमें हम सल्फर की कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं और भी कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, वो अपनी उन प्रॉपर्टीज को खो देता है और वो यूजेबल फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसे वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमने नियोप्रीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी पेपर में आया था। ये जैसे कि नियोप्रीन का स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है और देखिए मैंने बता भी रखा है ये क्या होता है। ये नियोप्रीन में क्या था, अभी मैंने आपको 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनवाया था, मतलब वहाँ पे दिखाया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, उससे बनता है सब। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाया पहले आप लोगों ने यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है इसे तोड़ा, इधर वाला डबल बॉन्ड भी तोड़ा, और यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। तो इन दोनों बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे जो फ्री रेडिकल जनरेट होंगे उनसे हमने यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, ये वाला बॉन्ड बना लिया हमने यहाँ पे। और जो ये वाला कार्बन है इसमें हमने क्लोरीन जोड़ दिया और यहाँ फिर आगे ऐसे चेन बन जाएगी, तो इसे बोलते हैं हम नियोप्रीन। ये नियोप्रीन बन गया हमारा। अब आगे हमारा सेकंड टाइप है फाइबर्स। फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स व्हिच possess high tensile strength and high modulus. These characteristics can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding. These strong forces also lead to close picking of chains and thus impart crystalline nature. The examples are polyamides, nylon 6,6, polyester, styrene, etc. तो इसमें कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, बस इसके एग्जांपल याद रखना आप। पॉलीएमाइड्स हैं और पॉलीएस्टर्स हैं, और ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं ये। हमारा थर्ड एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ये इंपॉर्टेंट है और ये थर्मो सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है।
तो thermoplastic polymers, these are the linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. These polymers process intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. Some common thermoplastics are polythene, polystyrene, polyvinyls, etc. So इसमें मैं आपको एक प्रॉपर्टीज बताता हूँ इसकी. इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो अपना थर्मोप्लास्टिक होता है वो एडिशन प्रोसेस से बना हुआ होता है जनरली. बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नायलॉन इसका एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है, बाकी हमें याद नहीं रखना है. और हम अभी मैं एडिशन प्रोसेस आपको आगे बताऊंगा. तो इसमें क्या होता है, एडिशन प्रोसेस से बने हुए होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं. बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है अपना नायलॉन का. और जो फोर्थ टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. These polymers are cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross-linking in molds and again become infusible. These cannot be reused. Some common examples are bakelite, ये हमें एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन एक्सेट्रा. यानी कि इसका मतलब क्या है, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं ना, उसके एक हिंट है याद रखने की, वो कंडेंसेशन प्रोसेस से बने हुए होते हैं. जैसे कि बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड है, रेजिन्स है. तो यानी कि ये क्या है ना, सारे बने हुए होते हैं हमारे कंडेंसेशन प्रोसेस से. और मैं आपको अब हमारा आगे क्या है, अगला क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर नाउअडेज आल्सो रिफर्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म दे अंडरगो ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन. सो इतना ऐसा कुछ है नहीं, इसके आगे का इसमें समझ आ जाएगा वो वाला पार्ट भी. अब क्या है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, हमारे क्या दो टाइप है मेनली. एक तो क्या है द एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. सो हमारा फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन. मैंने क्या बोला, जो भी एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं ना, वो क्या होता है, अपने थर्मोप्लास्टिक होता है. बस उसमें एक एक्सेप्शन होता है नायलॉन का. नायलॉन कंडेंसेशन से बनता है लेकिन थर्मोप्लास्टिक होता है वो भी. नहीं तो जनरली जो भी एडिशन से बनता है वो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है. और एडिशन किस किस के बीच होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है ये अभी, वो जिसमें भी एल्कीन्स हो गए, एल्काडाइन्स हो गए, या फिर उनके डेरिवेटिव हो गए, या एल्काइंस हो गए, यानी कि जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनमें क्या होगा, अपना एडिशन प्रोसेस होगी. अब मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ आप लोगों को. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 का, हमने लिया CH2. मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ. ये है हमारे पास CH2 इथीन, यानी कि इथीन का एक मॉलिक्यूल है. ये वाला मॉलिक्यूल है हमारे पास इथीन का. और एक और मॉलिक्यूल है इथीन का. ये दो मॉलिक्यूल है हमारे पास इथीन के. अब हमने क्या करा, इनके जो इसमें क्या एक कैटलिस्ट डाले जाते हैं, जैसे कि बेंजोइल क्लोराइड है, वो सब कैटलिस्ट डाले जाते हैं. और फिर उससे क्या होता है, इसमें इन दोनों के ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, ये ब्रेक होता है. ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है. और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं इनके बीच में. ये यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है. और फ्री रेडिकल जनरेट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है इन दोनों के बीच में. ये बॉन्ड बन गया और ये दोनों टूट गए. और ऐसे ही आगे फर्दर चेंज चलती जाती है, इधर भी चेंज चलती जाती है. और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना. सो यही सब दे रखा है इसमें, जैसे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे कि बेंजाइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, डर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड एक्सेट्रा. और ये क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे द प्रोसेस, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एडिशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल फॉर्म बाय द पेरोक्साइड टू द इथीन डबल बॉन्ड, thus generating a new and larger free radical. This step is called chain initiating step. यानी कि जो फ्री रेडिकल बनते हैं उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप. और फिर अब क्या है, एज दिस रेडिकल रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, अनदर बिगर साइज रेडिकल इज फॉर्म्ड. The repetition of this sequence with new and bigger radicals carries the reaction forward and the step is termed as chain propagating step. यानी कि जब एक मॉलिक्यूल में वो अपना फ्री रेडिकल बन जाता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी रेडिकल बनाता जाता है. इसे बोलते हैं हम चेन प्रोपगेटिंग स्टेप. और अल्टीमेटली एट सम stage the product radical thus formed reacts with another radical to form the polymerized product. This step is called chain terminating step. यानी कि जब वो बॉन्ड्स बना लेते हैं एक दूसरे के बीच में और पूरी चेन बन जाती है, उसे बोलते हैं हम चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में ये पूरी हमें दे रखी है सीक्वेंस रिएक्शंस की, मैंने आपको ये सब समझा दिया है पहले से. सो अब हमारा क्या है, प्रिपरेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है यहाँ से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का. प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स. तो हमारा पहला पॉलीमर है यहाँ पे पॉलीथीन. There are two types of polythene as given below. पहला है low density polythene. It is obtained by the polymerization of ethene under high pressure of 1000 to 2000 atmospheres at a temperature of 350 Kelvin to 570 Kelvin in the presence of traces of dioxygen or a peroxide initiator. तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये डेटा, ये हमारी मजबूरी है. तो हम इसे बार बार NCERT रीड करेंगे तो इससे हमें याद हो जाएगा ये. The low density polythene
LDP obtained through the free radical addition and H atom abstraction has highly branched structure. Low density polythene is chemically inert, यानी कि chemically inert होता है ये, and tough but flexible and a poor conductor of electricity. Hence it is used in the insulation of electricity carrying wires and manufacture of squeeze bottles, toys and flexible pipes. इसके uses भी हमें याद रखने पड़ेंगे. Second type है हमारा polythene का high density polythene. It is formed when addition polymerization of ethene takes place in a hydrocarbon solvent in presence of catalysts such as triethyl aluminium and titanium tetrachloride, जिसे हम Ziegner नाटा catalyst भी बोलते हैं, at a temperature of 333 Kelvin and 343 Kelvin and under the pressure of 6 to 7 atmosphere. जैसे कि आप देखते हैं लो डेंसिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर था, जबकि यहाँ पे काफी कम प्रेशर है. हाई डेंसिटी पॉलीथीन thus produced consist of linear molecules and has a high density due to close packing, जबकि वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रांचेस थी. यहाँ पे हाई डेंसिटी होती है क्लोज पैकिंग की वजह से. इट इज ऑल्सो केमिकली, ये भी केमिकली इनर्ट है जैसा कि लो डेंसिटी वाला होता है, एंड मोर टफ एंड हार्ड. इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट, डस्टबिन, बॉटल्स, पाइप्स एक्सेट्रा. हमारा आता है दूसरा जो हमारा कंपाउंड वो पॉलीमर है, वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन भी जिसे हम बोले जाते हैं. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी गिवन था, जैसे कि जीन आर्ट ऑफ इम्पेरिया एंड कार्ल जिग्नर ऑफ जर्मनी वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन 1963 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जिग्नर नाटा कैटलिस्ट. ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें. टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग tetrafluoroethene with a free radical or persulfate catalyst at high pressure. It is chemically inert and resistant to attack by corrosive reagents. It is used in making oil seals and gasket and also used for non-stick surface coated utensils. ये अब क्या है, हमें ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, बट फिर भी हमें पूरी चीज रीड करनी पड़ेगी क्योंकि इस चैप्टर से पूरा वो मेमोरी बेस्ड सवाल आते हैं पूरे. और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, टेफ्लॉन कोटिंग अंडरगो डिकम्पोजिशन एट टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सेल्सियस. तो इसकी जो रिएक्शन है ये आप देख सकते हैं, ये जो क्या टेट्राफ्लोरोइथीन है उसे जब हम कैटलिस्ट, जो कि कैटलिस्ट क्या था हमारा परसल्फेट जो कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में जब हम हाई प्रेशर पे हीट करते हैं तो हमारे क्या होता है, टेफ्लॉन बन जाता है. जैसे कि CF वही वाला एडिशन प्रोसेस होती है फ्री रेडिकल वाली, उससे क्या होता है, टेफ्लॉन बन जाता है हमारा. और हमारा अगला है क्या, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल. द एडिशन polymerization of acrylonitrile in presence of a peroxide catalyst leads to the formation of polyacrylonitrile. हाँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक्रिलोनाइट्राइल है ये, और पॉलीमराइजेशन पेरोक्साइड कैटलिस्ट होता है यहाँ पे, तो हमारा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बन जाता है इससे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे भी ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एडिशन प्रोसेस हो रही है. और यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल में भी क्या डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एडिशन प्रोसेस होती है. यहाँ पे भी एक मैंने आपको हिंट वो ट्रिक बताई थी याद करने की है. पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स. ये जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है इन कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रिलिन. सो अब हम स्टार्ट करने वाले कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. This type of polymerization generally involves a repetitive condensation reaction between two bifunctional monomers. These polycondensation reactions may result in the loss of some simple molecules as water, alcohol, etc. जैसे कि मैंने water का आपको पहले बताया था, and lead to the formation of high molecular mass condensation polymers. In these reactions, the product of each step is again a bifunctional species, and the sequence of condensation goes on. Since each step produces a distinct functionalized species and is independent of each other, this process is also called as step growth polymerization. देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको पहले भी ये प्रोसेस समझा रखी है कि जो वाटर या फिर जैसे अल्कोहल है, इन सब मॉलिक्यूल्स का अपने आप पे लॉस हो जाता है और वो जुड़ जाते हैं एक साथ. और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रीयूजेबल नहीं होते हैं. सॉरी, फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन में तो क्या होता है, रीयूजेबल होते हैं ये, और जो एडिशन वाले होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, क्योंकि हम जैसे हमारा पानी निकला था यहाँ पे, और अगर हम पानी वापस डाल देंगे उस रिएक्शन में तो वापस टूट जाएंगे. तो इस वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये. और ये क्या होता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है. द फॉर्मेशन ऑफ टायरिलीन और डेक्रोन बाय द इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेलिथैलिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. यहाँ पे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल देख सकते हैं आप. जैसा कि यहाँ पे हमें रिएक्शन भी गिवन है इसकी, ये रिएक्शन टेरिलीन की फॉर्मेशन की रिएक्शन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी. सम इंपॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय देयर लिंकिंग यूनिट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. हाँ, तो पहला है हमारा पॉलीअमाइड्स.
अब ये यहाँ से हमारा और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाता है, पॉलीअमाइड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली। दीज पॉलीमर पोजेसिंग अमाइड लिंकेजेस होते हैं, आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड आर टर्म्ड एज नायलॉन्स। The general method of preparation consists of the condensation polymerization of diamines with dicarboxylic acid and also of amino acids and their lactams. So, हमारा प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन है, पहला टाइप का नायलॉन है हमारा नायलॉन 66। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे नायलॉन 66 है, यानी कि दो कंपाउंड होंगे जिसमें 6 कार्बन होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि पहला हमारा है, पहला क्या है हमारा, ये देखिए 6 कार्बन है यहाँ पे, इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, ये देखिए आप, ये 6 कार्बन है, और यहाँ पे भी क्या है 6 कार्बन है। इससे हम याद रख सकते हैं, केवल एक याद करने की टेक्निक है। तो 6 कार्बन है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम क्या है, नायलॉन 66 है। सो यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि यहाँ पे वाटर का लूज होता है और इस वजह से हमारा ये नायलॉन 66 बन जाता है। इस तरीके से मैंने आपको पहले समझा रखी है वाली प्रोसेस, और हम पढ़ लेते हैं इसे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ hexamethylene diamine with adipic acid अंडर हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्ट करती है ये। Nylon 66 is used in making sheets, bristles of brushes. Sorry, ये क्या हो गया? हाँ, bristles of brushes and in textile industries. इसके uses याद रखने हैं हमें। हमारा अगला है नायलॉन 6. It is obtained by heating caprolactam. ये important है, caprolactam with water at high temperature. हाई टेम्परेचर भी यूज किया जाता है इसे। अरे यार, हाँ। अब देखिए कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऐसा होता है कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर। जब इसे हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, हमारा नायलॉन 6 बनता है। यहाँ पे क्या होंगे, नायलॉन 6 का मतलब क्या है, यानी कि केवल यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, एक कंपाउंड से बनते हैं ये, और इसमें क्या 6 कार्बन होंगे, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, ये हो गया हमारा नायलॉन 6। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा नायलॉन 6 बन जाता है। नायलॉन 6 इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। अब हमारा अगला क्लासिफिकेशन आता है पॉलीएस्टर्स का। ये हमारे पॉलीएस्टर्स, दीज आर द पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स। और वहां पे देखिए अपना पॉलीएमाइड्स में क्या था, पॉलीएमाइड्स में हमारे होते थे ये, हमारे क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता ही था, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो होता ही था वहां पे, और डायमीन्स होते थे वहां पे। और यहाँ पे क्या डायोल्स के साथ है हमारा डायमीन, वो सॉरी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, डेक्रोन और टेरिलिन इज द बेस्ट known example of polyesters. Dacron or Terylene is best example of polyesters. It is manufactured by heating a mixture of ethylene glycol and terephthalic acid at 420 to 460 K in the presence of zinc acetate antimony trioxide catalyst as per the reaction given earlier. ये रिएक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं इसकी। हाँ, और डेक्रोन फाइबर टेरिलिन इज क्रीज रेजिस्टेंस, ये हमें याद रखने पड़ेंगे इसके यूज, एंड इज यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वुल फाइबर्स एंड आल्सो एज ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स एक्सेट्रा। तो हमें याद रखने पड़ेंगे। हाँ, हमारा आता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यानी कि बेकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स। बेकेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट ही थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। मैंने आपको तब भी याद करा था, इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोसेटिंग के, जैसे कि बेकेलाइट होता है हमारा, और यूरिया वाला होता है हमारा, और मेलेमाइन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे एग्जांपल्स। हाँ, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ऑल्टरेट सिंथेटिक पॉलीमर्स। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल with formaldehyde in the presence of either an acid or a base catalyst. The reaction starts with the initial formation of ortho and or para hydroxymethyl phenol derivatives, which further react with phenol to form compounds having rings joined to each other through CH2 group. The initial product could be linear product Novelac used in paints. जैसा कि अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे होता क्या एक्चुअली। तो पहले हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। नोवेलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोस क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इन्फ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड बेकेलाइट। जो ये हमारा नोवेलैक होता है, तो देखिए पहले मैं बताता हूँ आपको नोवेलैक बनता कैसे। यहाँ पे जो अपना, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा था, फिनॉल है ये फिनॉल है, और यहाँ पे क्या है CH2O है। जब हमें इसे जैसा कि वहाँ पे लिख रहा था H+ और OH- की, यानी कि एसिड और बेस कैटलाइज होती है प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा OH जो फिनॉल है, फिनॉल के साथ CH2O जुड़ जाता है, और H+ की प्रेजेंट में, यानी कि CH2OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक और अल्कोहल बन गया ये। और ऐसा ही हमारा क्या होता है, तीनों जगह होता है, ऑर्थो पे होगा, पैरा पे होगा, और फिर ट्राई, यानी कि तीनों जगह बन जाएगा। और ऐसे हमारे N मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये OH+ नहीं आएगा, यहाँ पे NCERT में मिस्टेक है, OH+ कुछ नहीं होता है, OH- आएगा ये, यानी कि बेस कैटलाइज होने की वजह से। ऐसी जो ये फिनॉल के साथ CH2OH जुड़ने के बाद जो कंपाउंड बना है, वैसी लॉन्ग चेन्स के साथ
यहाँ पे वही अपना वाटर का लॉस होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। हाँ, यहाँ पे हमारी ये फिनाइल, एक सेकेंड, ये हमारी क्या है, फिनॉल है ये ये OH, ये फिनॉल जुड़ा हमारा, ठीक है, और ये CH2OH हमारा ऐसे जुड़ रहा है यहाँ पे, ये हमारा CH2OH। और ऐसे अगर हम एक और कंपाउंड लगा दें, जैसे कि ये हमारा एक और हमारा ये जुड़ गया और यहाँ पे ये फिनॉल बन गया, और हम इधर इधर वाले ऑर्थो पे लगाए, इधर वाले ऑर्थो पे लगाए, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH बनेगा, ये CH2OH बन गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम ये जो OH और हाइड्रोजन है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, जो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल लिया, और इससे क्या बना हमारा, वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद ये ऐसी चेन बन गई। ऐसा फिर है ना हर मॉलिक्यूल में होगा, तो ये चेन बनती जाएगी, और इसे हम क्या बोलते हैं, नोवेलैक, इसे हम बोलते हैं नोवेलैक। और फिर जो नोवेलैक होता है, इसे हम जब फर्दर हीट करते हैं, जैसे कि नोवेलैक को हम फर्दर क्रॉस लिंकिंग इनफ्यूजिबल सॉलिड, और ये इनफ्यूजिबल सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उससे हम हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में नोवेलैक को, तो हमारा बनता है बेकेलाइट, और ये इनफ्यूजिबल होता है बेकेलाइट। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, फोनोग्राफ्स, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। तो ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर गिवन है हमें। तो ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम इसे हीट करते हैं ना, तो क्या होता है, ये वाली नोवेलैक वाली चेन तो पहले से बनी हुई थी, ये जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रुकिए, ये चेन तो नोवेलैक की है, यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया, ये तो नोवेलैक है, और ये नीचे वाला भी नोवेलैक है, ठीक है, ये नीचे वाला भी नोवेलैक है। फिर क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसे हीट करते हैं ना अपन, तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो CH2 ग्रुप है, ये जो CH2 ग्रुप है, यानी कि CH2OH जो वाला ग्रुप होता है, वो दोनों साइड से रिएक्ट करता है, दोनों नोवेलैक की वो है अपनी चेन्स हैं, उनसे रिएक्ट करके ये उसको वर्टिकली भी ज्वाइन कर देता है, उससे क्या बनता है, बेकेलाइट बन जाता है हमारा, उससे हमारा बेकेलाइट बन जाता है। अब हमारा अगला कंपाउंड है मेलामाइन, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। हाँ, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो हमारा मेलामाइन का स्ट्रक्चर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद करना पड़ेगा। और मेलामाइन क्या होता है, हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। मेलामाइन में क्या है, ये NH2 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 और ये 3 N जुड़े होते हैं, और बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बट यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, 3 कार्बन और 3 नाइट्रोजन की चेन होती है यहाँ पे। और उसे जब हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारा क्या बना, रेजिन इंटरमीडिएट बना पहले तो। यानी क्या होता है, जैसा कि आपने उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, वैसे ये रिएक्शन है। तो क्या होता है, NH2Z क्या होता है, NH2Z हट के वहां पे NH जुड़ जाता है, तो वही रिएक्शन नहीं है, NH के साथ CH2OH जुड़ गया यहाँ पे NH2 के साथ, ठीक है। सो अब हमारा, और फिर जब ये पूरा जो रेजिन इंटरमीडिएट बना था, वो पॉलीमराइज होके ऐसे ही फिर फर्दर रिएक्ट करके, जैसे कि ये OH है ना, तो OH वापस ऐसा ये कंपाउंड होगा वहां पे भी, यहाँ पे भी ऐसा क्या होगा, ऐसा HO, H2C, H2C, ऐसा ये कंपाउंड, और फिर ऐसे एक रिंग बन रही होगी, पूरी ऐसी बन रही होगी, तो वहां से क्या होगा, वहां से वाटर गायब हो जाएगा, ये वाटर गायब हो गया वहां से, और ऐसे ही फिर ना ये पॉलीमर बना देता है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, और फिर ऐसे पॉलीमर बन जाता है वहां पे। सो यहाँ पे हमारा वापस पॉलीमर बन गया, मेलामाइन पॉलीमर। ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी। इसके यूजेस हमेशा याद रखना सारे कंपाउंड्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है कोपोलिमराइजेशन। Copolymerization is a polymerization reaction in which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer. The copolymer can be made not only by chain growth polymerization but by step growth polymerization also. It contains multiple units of each monomer used in the same polymeric chain. For example, a mixture of 1,3-butadiene and styrene can form कोपोलीमर। जैसे कि मैंने आपको कोपोलीमर पहले भी समझाया था, लेकिन दो अलग अलग मोनोमर्स जब रिएक्ट करके एक सिंगल पॉलीमर बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोपोलीमर बोला जाता है उसे। सो इसका एक एग्जांपल दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन। मैंने कहा था आपको 1,3-ब्यूटाडाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं IUPAC के थ्रू। तो 1,3-ब्यूटाडाइन को जब स्टाइरीन से हम रिएक्ट कराते हैं, तो मैं आपको पहले ही बताता है क्या बनता है इससे, इन दोनों को रिएक्ट करके क्या बनता है, हमारा ब्यूना S बनता है। So copolymers have properties quite different from homopolymers. For example, butadiene styrene copolymer is quite tough, and is good substitute for natural rubber. It is used for the manufacture of auto tires, floor tiles, footwear components, cable insulation, etc. अब हमारा अगला टॉपिक है रबर्स। अगला टॉपिक है हमारा रबर। अरे क्या हुआ, हाँ रबर।
सो फर्स्ट टाइप का रबर है हमारा नेचुरल रबर. रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पॉजेस, ये अब हमारा रबर वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है. रबर इज अ नेचुरल पॉलीमर एंड पॉजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलास्टोमर, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है. एंड इट्स अ वेराइटी ऑफ यूजेस. इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम रबर लेटेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, विच इज कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वाटर. This latex is obtained from the bark of rubber tree and is found in India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia and South. ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही given है बस. Natural rubber may be considered as a linear polymer of isoprene. Isoprene का structure है ये, and is called as cis-1,4 polyisoprene. ये important है, हमें याद रखना पड़ेगा. cis, इसे क्या बोलते हैं? cis-1,4 polyisoprene बोला जाता है इसे. So isoprene का structure क्या होता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. मैंने आपको पहले नियोप्रीन का स्ट्रक्चर बताया, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक 4 कार्बन की चेन बनानी है. CH3, CH2, CH2, CH3. हमें ऐसे 4 कार्बन की चेन बनानी है यहाँ पे, ठीक है. फिर जो बीच वाले 2 कार्बन है ना, उन पे हमें डबल बॉन्ड लगाना है. तो डबल बॉन्ड लगाती है, ये हमारा एक हाइड्रोजन गायब हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है हमें, अगर हमें नियोप्रीन बनाना है तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ देते थे, तो उससे क्या बनता है, नियोप्रीन बन जाता था. लेकिन हमें आइसोप्रीन बनाना है यहाँ पे. तो आइसोप्रीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोप्रीन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CH3 जोड़ना पड़ेगा, मिथाइल जोड़ना पड़ेगा. तो क्या जोड़ते हैं, मिथाइल जोड़ देते हैं यहाँ पे. बस ये हमारा ये आइसोप्रीन बन गया, ठीक है. हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है ये. सॉरी, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने वहाँ पे गलत बना दिया था. वो 1,3-ब्यूटाडाइन से ड्राइव्ड होता है ना, मैंने वहाँ पे नियोप्रीन का बना दिया था. ये नहीं है यहाँ पे स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा ये, आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर होता है ये वाला आइसोप्रीन. द सिस पॉली आइसोप्रीन, जो कि एक रबर, जिसको रबर का नाम होता है ये. The cis polyisoprene molecule consists of various chains held together by weak van der Waals interaction and has a coiled structure. इसका coiled structure होता है. Thus it can be stretched like a spring and exhibits elastic properties. Vulcanization of rubber, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है ये vulcanization of rubber क्या होता है, तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए, इससे रिवाइज हो जाएगा उससे. Natural rubbers become soft at high temperature greater than 335 Kelvin and at brittle at low temperature less than 283 Kelvin. And shows high water absorption, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, high water absorption capacity. It is soluble in non-polar solvents and is non-resistant to attack by oxidizing agents. To improve upon these physical properties, a process of vulcanization is carried out. This process consists of heating a mixture of raw rubber with sulfur and appropriate additive at a temperature range between 373 Kelvin to 415 Kelvin. On vulcanization, sulfur forms cross links at the reactive sides of double bonds and thus the rubber gets stiffened. तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस पहले समझा रखी है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज एडेड एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट. द प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स ऑफ वल्कनाइज्ड रबर मॉलिक्यूल्स आर डिपिक्टेड बिलो. सब स्ट्रक्चर्स गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं. हमारा अगला टाइप आता है सिंथेटिक रबर्स का. सिंथेटिक रबर इज एनी वल्कनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर which is capable of getting stretched to twice its length. However, it returns to its original shape and size as soon as the external stretching force is released. The synthetic rubbers are either homopolymers of 1,3-butadiene derivatives or copolymers of 1,3-butadiene or its derivative with another unsaturated monomer. तो क्या होता है, ये होमोपॉलीमर होते हैं. जनरली सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं ना हमारे, वो क्या होता है, होमोपॉलीमर होते हैं. या तो 1,3-ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स होंगे, या फिर कोपॉलीमर भी हो सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के, या फिर उसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें. तो इसमें क्या फायदा क्या है सिंथेटिक रबर्स का, क्या है, उससे डबल लेंथ से भी ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है इन्हें. यही फायदा है सिंथेटिक रबर्स का. और ये क्या है, वल्कनाइज होते हैं. और प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर्स, पहला है नियोप्रीन का स्ट्रक्चर अपन पहले पढ़ चुके हैं. नियोप्रीन इज पॉलीक्लोरोप्रीन इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन. सो क्लोरोप्रीन ये रहा हमारा, ये क्लोरोप्रीन है, पॉलीमराइज करके फिर हमारा नियोप्रीन बन जाता है. ये 2-chloro-1,3-butadiene को हम क्लोरोप्रीन बोलते हैं, और उसे फिर पॉलीमराइज करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले समझा रखा है ये प्रोसेस पूरा, उसे क्या बोलते हैं, नियोप्रीन बोलते हैं. इट हैज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स. इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड होसेस. ये सारे यूजेस सबके याद रखने में. अब हमारा अगला टॉपिक है ब्यूना एन.
यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ब्यूना एस इन सेक्शन ब्यूना एस। जैसा कि ब्यूना एस के बारे में हमने पढ़ रखा है 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन की हेल्प से बनता है ब्यूना एस। एंड तो फिर हम ब्यूना एन के बारे में पढ़ते हैं। ब्यूना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द कोपॉलिमराइजेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन एंड एक्रिलोनाइट्राइल इन द प्रोसेस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। सो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसकी रिएक्शन गिवन है। ये जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है ये एक्रिलोनाइट्राइल के साथ रिएक्ट करके ब्यूना एन का फॉर्मेशन करता है। ये रहा हमारा ब्यूना एन, वही कोपॉलिमराइजेशन, और ये क्या कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है, सॉरी ये एडिशन प्रोसेस से बनता है हमारा। इट इज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सीक्स, टैंक लीकिंग, टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा। यूजेस हमके सबके याद करना है। अगला अब हमारा क्या है, मेनली ये वाला मॉलिक्यूलर मास वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर पढ़ लेते हैं हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स। Polymer properties are closely related to their molecular mass, size and structure. The growth of the polymer chain during their synthesis is dependent upon the availability of the monomers in the reaction mixture. Thus, the polymer sample contains chains of varying lengths and hence its molecular mass is always expressed as an average. The molecular mass of polymers can be determined by chemical and physical methods. ठीक है, तो जनरली ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी बस इतना है इसमें कि पॉलीमर की प्रॉपर्टीज उसकी मॉलिक्यूलर मास और साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, जो कि हमें पहले से पता है। हमारा अगला टॉपिक आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड are thus responsible for the accumulation of polymeric solid waste materials. These solid wastes cause acute environmental problems and remain undegraded for quite a long time. In view of the general awareness and concern for the problems created by the polymeric solid wastes, certain new biodegradable synthetic polymers have been designed and developed. These polymers contain functional groups similar to the functional groups present in biopolymers. Aliphatic polyesters are one of the important classes of biodegradable polymers. Some important examples are given below. या मैं important example जो भी हैं इनके या मैं याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि ये क्या है, वन ब्यूटा, ये रुकिए एक सेकंड, ये क्या हुआ, हाँ तो इसका जो एग्जांपल है ये क्या है हमारा, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, पीएच, इसका हमें मेनली शॉर्ट नेम याद करना है, पीएचबीवी. It is obtained by the copolymerization of 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid. BHBV is used in specialty packaging, orthopedic devices and in controlled release of drugs. PHBV undergoes bacterial degradation in the environment. So अब हमें यहाँ पे देखिए जैसे कि दे रखा है ये PHBV का पूरा दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें याद करना है कि PHBV एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. सेकंड आता है हमारा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6. It is an alternating polyamide copolymer of glycine and aminocaproic acid and is biodegradable. So nylon 2 nylon 6 भी यहाँ पे हमारा क्या होता है, वो बायोडिग्रेडेबल होता है. और इसका आप नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे केवल 2 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2, और इसमें देखिए 6 कार्बन है, ये नाइलॉन 5 और एक ये 6, तो ये नाइलॉन के 6 कार्बन हो गए, इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6. और क्या, ये हमारा लास्ट टॉपिक है पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस. सो हमने जितने ही पढ़े ऑलमोस्ट सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं. तो ये बिसाइड्स द पॉलीमर ऑलरेडी डिस्कस सम अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर एंड यूजेस आर गिवन बिलो इन टेबल. सो देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे टेबल गिवन है ये. सो ये हमें एक इंपॉर्टेंट टेबल है वैसे तो ये. सो जैसे कि पॉलीप्रोपीन है, यानी कि आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ईन आ रहा है, यानी कि ईन मतलब ये एडिशन से बना होगा, एडिशन से बना है यानी कि थर्मोप्लास्टिक होगा. तो थर्मोप्लास्टिक है ये. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके यूजेस देख लेना आप एक बार. मैन्युफैक्चर ऑफ रोप, टॉयज, पाइप्स, फाइबर्स एक्सेट्रा. हमारा पॉलीस्टाइरीन है, स्टाइरीन में भी ईन आ रहा है यानी कि एडिशन से बना होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा. सो इसके भी यूजेस देख सकते हैं आप. और पीवीसी है, विनाइल क्लोराइड से बना होता है, सबके यूज देख सकते हैं आप. और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, ये हमारा क्या होता है, थर्मो सेटिंग होता है ये वाला. ग्लाइप्टल है, ग्लाइप्टल एक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ चुका है. पेंट्स और लेकर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ग्लाइप्टल. और बेकेलाइट तो हम पढ़ ही चुके हैं. सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है. होप यू लाइक्ड इट. सो थैंक यू.